अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। माजी यूथ लीग के चेयरमैन आज़ाद राजपूत ने अपना वलीमा मस्कीन और मजदूर तबके के लोगों में राशन तकसीम करके मनाया। ये न्यूज़ जितनी जल्दी शहर में फैली थी, इतनी ही तेज से अक्सर बेशतर अवाम को आज़ाद का हलूस पसंद आया था, मगर शहर के कई बड़ी सियासी पार्टीज के रहनुमाओं को इस इक़्तिदार पर सख्त परेशानी पेश हुई। जहां एक तरफ वो चीफ मिनिस्टर सुल्तान राजपूत साहब को अगले इंतखाबात में पसे पश डालने की प्लानिंग कर रहे थे, अलग अलग मसाइल को उजागर करके उन्हें बदनाम करने की कोशिशों में लगे थे। वहीं दूसरी जानब आज़ाद की पसमान इलाके के दौरे ने चीफ मिनिस्टर साहब और यूथ लीग को मजीद मोतबर बना दिया था, पर यह सियासतदान फिलहाल इस बात से अनजान थे कि बहुत जल्द इस तरक्की में एक और इजाफा होने वाला था। CSS ऑफिसर मेरा राजपूत का उस रात ईरानी घर का गेट खुला तो खुशी से चहक उठी। मेराब शादी के बाद पहली दफा अम्मा से मिलने आई थी। मकलाबे की रस्म के लिए आजाद भी उसके साथ था। मेरी बच्ची ईरान ने उनके गेट के अंदर दाल होते हुए मेराब को गले लगाया और काफी देर उसे लिए हसार लगाए रखी। वो तीनों लॉन्च में बैठे चाय और लोजमात से महजूज हो रहे थे जब बेल बजी। पापा होंगे, मैंने उन्हें कहा था कि आज लंच हमारे साथ करें। मेराब तेजी से उठी और ईरा की धड़कन बढ़ गई। कामयार साहब मामूल के बड़क्स ब्लू कलर के कमीज शलवार में मलबूस और ऊपर ब्लैक कलर का वेस्ट कोट जेबतन किए उनके साथ तबशीर भैया भी थे, जिनकी आमद पर मेरा हासी सरप्राइज हो गई थी। वो तीनों एक साथ लॉन्च पे दाखिल हुए। ईरा चाची से मिलकर तबशीर बहुत महसूस हुआ था। वो जवान बाहया खातून उसे पहली नजर में भाग गई थी। ये तुम्हारे लिए, जब भी मेरा की याद आए उसे कॉल कर लेना। कामयार साहब ने वेस्ट कोट से अंदरूनी जेब से स्मार्टफोन निकालकर ईरा की जानब बढ़ाया। ईरा ने मुस्कुराते हुए मोबाइल फोन थामा और उल्ट पड़कर देखने लगी। वो कभी आपकी याद आई तो क्या करो, उन्होंने शरीर अंदाज में पूछा। कामयार साहब खुलकर मुस्कुरा दिए। इतने अर्स में पहली बार उन्होंने ईरा को यूं खुश होते हुए देखा था। आधी रात को भी कॉल कर सकती हो, उन्होंने फरादिली से कहा। बीबी माइंड तो नहीं करेगी? ईरा की बातों से महसूस होने लगे। माइंड तो करेगी, पर समझा लूंगा। कामयार साहब ने शाने उचकाए। समझ आएगी। गुस्से की तेज है पर दिल की अच्छी है। कामयार साहब की जुबानी नताशा बेगम की तारीफ सुनते ही ईरा सीधी हो गई। वहीं दूसरी जन्म नताशा बेगम मेरा आपकी बातों से पिघल जरूर गई थी, लेकिन वो जल्द अजल्द कामयार को साथ लिए अमेरिका जाने की जबाजिद थी। कामयार साहब ने उनकी जिद मानते हुए इसी माह के आखिर में वापस जाने की यकीन दहानी कराई। सॉरी, एक बीवी के सामने दूसरी बीवी का जिक्र करना बुरी बात है। कामयार साहब ईरा के तासा से उनके दिली काफिया समझ गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि आप उनके साथ खुश हो। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपकी इज्जत करती है। ईरा ने पहले के जैसे नरम रवैया एहतियार करते हुए माहौल के तनाव को कम किया। हाँ, मोहब्बत तो बहुत करती है, बस थोड़ी पागल है। कामयार साहब मजाक मजाक बनाते हुए हंस दिए तो साथ में रैबी की खिला उठी। किचन शेल्फ के पार खड़ी मेरा अपने बाबा और अम्मा को एक साथ यूं खुश देखकर मसरूर होने लगी और दिल ही दिल में उसने अम्मा और बाबा की खुशहाली की दुआ की। न्यूयॉर्क शहर में बादल जमकर बरसे थे और आज 4 दिन बाद सुनहरी धूप ने आसमां पर अपना राज जमा लिया था। रूही और परेहान लामे बैठी हुई थी। परेहान मटर छील रही थी और रूही गोद में किताब लिए बागौर उसको देख रही थी। परेहान, एक पर्सनल सवाल पूछूं? रूही ने नापते हुए लफ्जों का इंतखाब किया। वैसे तो पर्सनल बातें करने की इजाजत नहीं है, पर तुम पूछ लो, अगर जवाब देने वाला हुआ तो मैं जरूर दूंगी। तुम मैरिड हो? रूही आंखें छोटी करके उसे बातों बातों में राज इलवाने की कोशिश करने लगी। कहीं ना कहीं उसे यह डर भी था कि वो एबी का नाम ना ले, और रूही को यह डर क्यों था ये वो समझ ना सकी। हाँ, सोच समझकर यकलफ्ती जवाब दिया गया। एबी के साथ कितने अरसे से हो? रूही उसके और एबी के रिश्ते के मुतालिक डायरेक्ट ना पूछ सकी। 2 साल से। गिना चुना जवाब सुनकर रूही की तशवीश बनने लगी। तो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं जाती? रूही ने जानबूझकर ऐसा सवाल किया। रूही, मेरा अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती होना बाकी है। रुखसती से पहले हस्बैंड के पास कैसे रहूंगी? रियानी में जुत होते हुए जवाब दिया। रूही के चेहरे की चमक लौट आई। इस जवाब से वो कदे मुतमिन होने लगी। कम से कम ये भी उसका हस्बैंड नहीं था, ये वाजिया हो गया था। तुमने अपने मगेदर को देखा है? अब वो बाकायदा दिलचस्पी सवाल करने लगी। सिर्फ वीडियो कॉल और तस्वीरों में, कभी मिली नहीं हूँ। दरअसल वो USA में नहीं होते, हमारा तो निकाह भी कॉल पर हुआ था। रेहान को एहसास हुआ और अपने मतलब कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, इसलिए घबरा कर उठ गई। रूही फटी नजरों से उसको देखते हुए उसके पीछे लगी। सिर्फ कल पढ़ने का हुआ और तुम मान गई, कभी मिली नहीं हो? तुम्हें क्या पता वो कैसा होगा? मिले बगैर बिना जाने किसी अनजान से शादी कैसे कर सकती हो? रूही को परिहान पर हैरत हो रही थी। वो जैसे भी होंगे अच्छे ही होंगे, बाबा ने पसंद किया है मेरे लिए। परिहान ने सब्जियों की टोकरी किचन शेल्फ पर रखते हुए शाने उचकाए। रूही से देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। उसके बाबा साइन ने भी तो उसके लिए किसी को पसंद किया था, उसका निकाह करवाया था, पर उसने क्या किया? बाबा साइन की पसंद को ठुकरा दिया और निकाह तोड़ने का कह कर न्यूयॉर्क आ गई। अचानक रूही के गले में आंसू का फंदा लगने लगा। उसकी आंखें भीगने लगी और वो तेजी से मुड़कर सीनू की जन्म आ गई। क्या हुआ? ये भी उजल में घर आया और लॉन्च में मुंतजिर खड़ी परिहान से मुहातब हुआ।
सुबह से रूम में है, कह रही थी कि घर की याद आ रही है, फैमिली से बात करनी है, लंच किया ना डिनर, मुझे उसकी टेंशन हो रही है, इसलिए तुम्हें कॉल करनी पड़ी। प्रिया ने एबी को जल्दी बुलवाकर रूही के बर्ताव से रोशनास करवाया। मैं देखता हूँ। एबी ने गहरा सांस लेते हुए प्रिया को तसल्ली करवाई और बेडरूम का रुख किया। क्या हुआ शहजादी साईं? रूही के आंसू देखकर एबी को अपने दिल में टीस सी उठती हुई महसूस हुई। मुझे मेरी फैमिली की याद आ रही है, इतने दिन हो गया, उन्हें तो मैं अपनी हैदत की खबर भी नहीं दे सकी। मुझे बाबा सेन से बात करनी है, मामा से बात करनी है। रूही इसी अंदाज में सर घुटनों में छुपाई हुई रूंधी हुई आवाज में गोया हुई। खाना क्यों नहीं खाया? इब्न ने उसकी फरमाइश नजरदाज करते हुए सवाल किया, लेकिन रूही का इश्तियाल बढ़ने लगा। मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है, मेरा मोबाइल ला कर दो। रूही ने फसुदगी से एबी को देखा। ठीक है, रो मत, करवाता हूँ बात, पहले चलकर खाना खा लो। एबी मस्जिद बेकाबू होने से पहले उसके सराहने से उठ गया। नहीं, पहले कॉल। अच्छा ओके, पहले खाना। रूही ने टोका, पर एबी की गजबनाक तासरात देखकर उसने फौरन से अपनी बात बदल दी और खाने के लिए नीचे चल पड़ी। एबी, तुमने खाना कहा, खाने के बाद बात करवाऊंगा। एबी ने साइंस का नंबर डायल करके मोबाइल की जानब बढ़ाया, लेकिन उसके सामने से पहले वापस खींच लिया। गलती से भी मेरा जिक्र मत करना, कहना दोस्त के नंबर से कॉल की है। संजीदगी से तमीर करते हुए उसने मोबाइल रूही को थमाया। वो सबको जन्मिश देती हुई लॉन्च के सोफे के पास खड़ी बाबा साईं के कॉल वसूल होने की दुआएं करने लगी। साइंस सरकार और बेगम सरकार राजपूत पैलेस के लॉन्च के सोफे पर बैठे मामूल की बातों में मशगूल थे जब उनका मोबाइल बजने लगा। दो ही बैठ पर उन्होंने कॉल उठा ली। बाबा साईं। स्पीकर पर रूही की आवाज सुनकर बाबा साईं खड़े हो गए। रूही, कैसी हैं आप? बाबा साईं की हुशपाश आवाज सुनकर रूही पुरसुकून हो गई थी। मैं ठीक हूँ बाबा साईं, आप कैसे हैं? और मम्मा कहाँ हैं? रूही माँ की आवाज सुनने तड़प गई थी। यही मेरे साथ है, लो बात करो। साइंस सरकार ने मोबाइल बेगम सरकार की जानब बढ़ाया। रूही, मेरी बच्ची कैसी हो? इतने दिन हो गए, कॉल क्यों नहीं की? बेगम सरकार की आवाज मुतरन्नम हो गई। ठीक हूँ मम्मा, वो बस इस हादसे से बहुत डर गई थी, एक हफ्ते से हॉस्टल से बाहर नहीं गई, अभी भी दोस्त के मोबाइल से कॉल की है। रूही ने आंखें घुमाकर चंद कदम के फासले पर खड़े एबी को देखा। रूही, अपना ख्याल रखिएगा और मैं थोड़े दिनों तक यूएसए आता हूँ आपके पास, ओके? बाबा साईं ने हौसला अफजाई करते हुए अपनी आमद का आगाह किया। नहीं बाबा साईं, आपको आने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ सब ठीक है, बस फाइनल एग्जाम हो जाए फिर मैं खुद आऊंगी ना पाकिस्तान। रूही ने एबी के इशारे से घबराकर बाबा साईं को आने से रोक लिया। एबी स्पार्ट अंदाज में खड़ा बार बार अपनी वॉच पर कॉल का दौरानिया देख रहा था। रूही को बाबा साईं और मम्मा से बात करते वक्त का पता नहीं चला। एबी ने करीब आकर उसके हाथ से मोबाइल छिड़क कर कॉल काट दी। 2 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं कर सकते। मोबाइल फिर से जैकेट के जेब में डालते हुए सीनू की जानब डाल दिया। रूही का दिल टूटने लगा। उसने मायूसी से सर झुका लिया था। ये भी उसकी उदासी महसूस करते हुए रुका और उल्टे कदम पीछे आया। रूही के एकदम कदम पीछे होकर उसके कान के पास झुका और कुछ शहजादी साईं उसके सरगोशी से रूही के लबों पर शरीर मुस्कुराहट फैल गई। इतने दिनों से एबी के घर में रहते हुए उसके मजाज से वाकफियत हासिल करने लगी थी। वो जान गई थी कि जब एबी अच्छे मूड में होता है तो वो उसे शहजादी साईं कहकर पुकारता है और तब रूही अपनी कोई भी फरमाइश मनवा सकती है। आइसक्रीम खाने जाना है। रूही जड़ से एबी के बाल घूमी और चखते हुए फरमाइश की। एबी ने आईब्रो मिलाई वॉच देखी जिसमें रात के 12:30 बज रहे थे। इस वक्त एबी रूही का दिल दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वो टाइम इस मुनासिब नहीं लगा तो क्या हुआ, क्रिसमस का मौका है, बाजार देर तक खुले रहते हैं। एबी चलो ना, 10 दिन से मैं इस घर से बाहर नहीं गई। रूही ने मासूमियत से रिक्वेस्ट करते हुए एबी का हाथ थाम लिया। एबी थोड़ी कैफियत का शिकार हो रहा था, पर वो रूही की रिक्वेस्ट टाल नहीं सका। ठीक है, तैयार होकर आओ। सर्द आवाज में हुक्म सादा करते हुए एबी ने रूह मोड़ लिया। तैयार हो गए। रूही को एबी का बंदा समझ नहीं आया। जैसे प्रेहान बाहर जाती है वैसे। एबी के जवाब पर रूही के अब्रू फैल गए। वो हजाब की बात कर रहा था। ठीक है, बस 5 मिनट, तुम कहीं बंद जाना। रूही चकते हुए तैयार होने अपने कमरे की जाने भागी। एबी ने पलके उठाकर उसे जाते देखा और एक नंबर पर कॉल मिलाई। रूही लॉन्ग कोट पर हजाब पहनते हुए तेज से बाहर आई तो एबी को कार में अपना मुंतजर पाया। उसके फ्रंट सीट पर बैठते ही एबी ने कार जन करके चला दी। वो बेमकसद सड़कों पर ड्राइव करता रहा। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है? हाथों का बाहम मसल कर गर्म करते हुए रूही ने एबी को देखा। किस चीज की टेंशन? मैं यहाँ से भाग गई तो? रूही ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए उसे यकीन दिलाना चाहा कि वो भागने की नीयत रखती है। ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक भाग सकोगी? इस बाजार के आखिरी कोने तक? यहाँ पूरा जमीन की आखिरी सतह तक? मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा। एबी ने कोट की जेबों में हाथ डाले रूही के साथ साथ चलते हुए शाने उचकाए। इतना एतमाद है खुद पर? खुद पर नहीं। एबी रुका और गहरी नजर से रूही की आंखों में देखा। अपनी मोहब्बत पर उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। रश होने के बावजूद भी रूही ने साफ सुन लिया और चंद लम्हे उसकी नजरों के हंसाने में खो गए। बातें अच्छी बना लेते हो। रूही ने हंसते हुए किया और रूह फेंककर दाएं जानब शॉपिंग मॉल के अंदर देखते हुए फुटपाथ पर आगे बढ़ गई। ये भी साथ झटका उसके पीछे जाने लगा कि मालिक से
सूट पर लॉन्ग कोट पहने उस बावकाश शख्स को उसके जन्म आते देखा। चूंकि वो अपने साथी से बातों में मसरूफ थे, इसलिए एबी और रूही के जन्म में तवज्जो नहीं थे। वहीं दूसरी जानब रूही विंडो के पास शॉपिंग के अंदर देख रही थी, इसलिए उसकी भी अब तक उस शख्स पर नजर नहीं पड़ी। ये भी तेजी से आगे आया और रूही के कमरे के गिर्द बाजू मैल करके उसे दीवार के जन्म खींच लिया। दीवार से लगी रूही की चीख निकलने लगी, पर एबिन ने बर वक्त अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखकर करते हुए उसे खामोश करवाया। रूही एबी का एक आनी हाथ अपनी कमर पर और दूसरा मुंह पर महसूस करते हुए उसे अपने इतने करीब पाकर घबरा गई। उसके हाथ एबी के सीने पर जा ठहरे थे। एबी ने रूही को अपनी जिसामत के हसार में छुपा लिया और उसकी अपनी पूरी सड़क की सिमत होगी। वो कनखियों से उस शख्स को देख रहा था और रूही उसे। एबी ने उसके खामोश होते ही उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाकर दीवार पर इस अंदाज में टकाया कि रूही की निगाहों से फुटपाथ और सड़क छुप गए। एबी का लॉन्ग कोट खुला हुआ था और शर्ट के पहले 2 बटन खुले होने के बाद उसका कसरती सीना वाज़ह हो रहा था। रूही की नजरें बार बार उसके बॉडी की जानब उठती और उसकी नथ में पड़ती। एबी की बॉडी से आती हल्की महक से रूही की धड़कन बढ़ने लगी। वो हमवक्त महमूद नजर से उसे देख रही थी। एबी ने उस शख्स के करीब होते ही अपना चेहरा रूही के जन्म झुका लिया। वो बावकार शख्सियत अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी जरूरी मौजू पर जेर बहस थे। उन्होंने एक नजर दीवार के जन्म एक जवान कपल को पब्लिक प्लेस में ऐसे नजदीक देखकर मगरिब तर्ज जिंदगी पर अफसोस करते हुए तेजी से नजरों का रूह फेर लिया और एबी के पूछ से गुजरकर आगे बढ़ गए। उन्हें मोड़ काटकर दूसरे सिरे पर जाते देखकर एबी ने सुकून का सांस लिया और रूही से दूर हटा। वो जो उसके हमारे में खोने लगी थी, झटका खाकर होश में आई और पलकें झुकाकर खुद को कंपोज किया। थोड़ा आगे जाकर जब आसमान पर बादल चमकने लगे तो उन दोनों ने घर का रुख किया। घर पहुंचते पहुंचते न्यूयॉर्क शहर पर बादल पूरी ताप से बरस रहे थे। एबी लॉन्च में दाखिल होते ही रूही ने उसे पुकारा, गैंगस्टर हो पर दिल की अच्छी हो, बाहर ले जाने के लिए थैंक्स। रूही दिल से मशकूर हुई। आइंदा बच्चों इतना जिद मत करना, हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। एबी ने शुक्रिया कबूल करने की बजाय उसे सख्ती से तनबीह की अपने कमरे में चला गया। रूही ने पल में शोला पल में शबनम की मानत के मुताज बदलते देखकर सर पकड़ लिया। मेराम रेड लाइट एरिया पहुंची तो हर सू शोर मचा हुआ था। मेराब की कार इन लोगों के रश के दकम दिल से बजती गली में दाखिल हुई। इन अहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट की कार को अंदर जाने दिया। मेराम तेजी से कार के अंदर से उतरकर शीलताई के कोठे में दौड़ आई, जहां बकिया कोठों के मालकन और लड़कियां भी जमा थी। मेराब को देखकर अम्मा की परेशानी में इजाफा हो गया। उसे मिलती कि रजिया ताई और रुखसाना ताई खड़ी हो गई। ये सब इसी की वजह से हो रहा है। ना ये इस अमीर दादा से शादी करती, ना हमें यह दिन देखना पड़ता। अब क्या लेने आई है? रजिया ताई तंजी से घूरते हुए मीराम पर बरस पड़ी। ताई, मैं आप सबकी मदद करनी आई हूँ। जब जब तूने मदद करनी चाहिए तब तक हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटा है। चली जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए तेरी मदद। डान की बकाया कसर रुखसाना ताई ने पूरी कर दी थी। अम्मा ने मेराब का हाथ थाम कर उन्हें अपने घरों के जन्म ले गए। शीला ताई समेत शबनम, कायनात और बाकी सब लड़कियां उसे देखकर खुशी से खड़ी हो गई। आगे हमारी ऑफिसर ने। शबनम खुशी से मेराब के गले लगी। मेराब फीका से मुस्कुरा दी। यह सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? क्यों दंगा फसाद मचाया हुआ है? मेराब ने अम्मा से वजाहत तलब की, पर उससे पहले वो कोई जवाब देती एक लेडी कांस्टेबल तेज तर्रार जुबान में डबती हुई आगे आई। ये क्या मछली बाजार बनाया हुआ है? चलो सब खामोश से अपनी जगह पर बैठो। तू कौन है? उसने सर पैर काले अबाया में मलबूस लड़की को देखा। मैं उनके साथी हूँ, मेरी बात सुने। मेरा ने नरमी से समझाना चाहा, पर वो हतून किसी के सुनने को तैयार ना थी। तो कतार मिलाकर बैठो। उसने मेराब को बाजू से जकड़ लिया। अमन ने उसकी गिफ्ट से मेराब को आजाद करवाने की कोशिश की। मेराब ने हालात अपने काबू से निकलते देखकर आजाद को कॉल करने हैंडबैग से मोबाइल निकाला था कि इस लेडी कांस्टेबल ने उजक लिया। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? लगा दो 2 डंडे। उसने मेराब की जानब डंडा उठाकर लहराया। देखिए, अब तमीज से पेश आइए। मेराब ने इस मर्तबा कदर सख्ती से कहा जिससे कांस्टेबल का पारा मजीद चढ़ गया। अच्छा, अब तो वाइफ मुझे तमीज सिखाएगी। इसी स्नाप पुलिस के हेड ऑफिसर वहां दौड़ आए। क्या शोर मचाया है? वो बाबरदी करीब 40 साल रोबदार डीआईजी ऑफिसर सारू रफीक मेराब के एंड सामने खड़े हो गए। उनकी शख्सियत के जरिए से मेराब मुहब्बसी हो गई, लेकिन अपने इरादे पर से पुष्ट नहीं होने दिए। ये सब क्या हंगामा है? क्यों इन औरतों को परेशान कर रहे हैं? आप इन लोगों को हटाते क्यों नहीं? मेरा ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। और आप कौन है मोहतरमा? इन औरतों की वकील। डीआईजी साहब ने इस बुर्का पोस्ट लड़की को बागौर देखा। कुछ ऐसा ही समझ लें। मेरा ने खुद एतमादी से जवाब दिया। केस है इन औरतों पर सरदार इब्राहिम दुरानी के कत्ल का केस। आखिरी मरतबा इनका यही रेड लाइट एरिया में किसी से झगड़ा हुआ था, इसलिए उनके बेटे ने यह केस दायर किया है कि हो ना हो उनका कातिल यहीं से ताल्लुक रखने वाला है। आप इस तरह इन औरतों से पेश नहीं आ सकते। कोई अदालती वारंट है आपके पास? मेरा ने हिम्मत मुजतमा करके सवाल किया। सुनो लड़की, ज्यादा हाजिर जवाब मत बनो। मुझे जानती नहीं हो तुम। काश मैं वर्दी में ना होता, तुझे अपनी ताकत दिखाता। कमीनगी से मेरा को देते हुए डीआईजी साहब के लबों पर मैंने हेज मुस्कुराहट फैल के मेरा उनका हब्बास बड़ा मतलब समझ गई। इसी असना मेराब ने आजाद की कार को रेड लाइट एरिया में दाखिल होते हुए देखा। उसकी आंखें चमक गई। मुझे बात से फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन खड़ा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी हिफाजत के लिए मेरे पीछे कौन है। मेरा आपके इत्मा पर डीआईजी साहब के
आबरू उठ गए। अच्छा, बड़ी ऊंची पहुंच है तेरी। सामने रफीक साहब इस्तेहजाया हंस से। चल बता, कौन है तेरे पीछे? आंखा कोना दबाते हुए उनने कमिंगी से पूछा। वही जो इस वक्त आपके पीछे है। मीरा ने इस अंदाज में आईब्रो उचकाते हुए उनके पीछे अपनी टीम के घेरे में शान से चलते हुए आजाद की जन्म देखा। डीआईजी सारम रफीक ताजुब से पीछे मुड़े और मुड़ते ही चले गए। सफेद कमीज शलवार पहने, ऊपर से ब्लू कलर का वेस्ट कोट जेबेदान किए, बाल नफासत से बनाए, चमकते बूट और मैगी घड़ी पहने, आजाद स्पार तासर बनाए चलता डीआईजी साहब के साइड से गुजरकर मेराब के साथ छाना बछाना खड़ा हुआ। इस वक्त उनकी शख्सियत मोमर और मुतबर सियासतदान की थी। डीआईजी साहब आजाद को वहां देखकर हादसा परेशान हो गए। हाय अजहाद राजपूत, उसने मुसाफा करने के लिए हाथ आगे किया। आपको कौन नहीं जानता सर, तारुफ के मुताज तो हम हैं, डीआईजी सारम रफी। आजाद का हाथ थाम कर जन्मिश देते हुए सारम साहब ने अपना तारुफ करवाया। कुछ फरमा रहे थे आप मेरी बेगम से? आजाद की स्पाट नजरें डीआईजी साहब पर जम गई। डीआईजी सारम रफी के मानो होश उड़ गए, वो पलक तक न झपका सके। आपकी बेगम? उन्हें बेयकीनी से आजाद का जुमला दोहराया। जी मेरी बेगम, मिसेज आजाद राजपूत। और ये सब क्या चल रहा है, किस बात का एहतजाज है? आजाद मुद्दे की बात पर आया। डीआई साहब ने अपनी वही वजाहत आजाद के गोशे गुजार की तो उसकी आंखों में सहती दर आई। जानते भी हैं इब्राहिम दरानी ने क्या किया था? मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। बिलवास्ता अपना मतलब समझा कर आजाद ने मीराब को देखा। अब ये टोली समेटो और जगह खाली करो। सर बाला जाय से ऑर्डर है, केस के पूरे होने तक कोई एक्शन नहीं ले सकता। मैंने हेज अंदाज में जताते हुए साहब मुस्कुराए। आजाद ने इनका मतलब समझ जाने के तौर पर सर को जन्मिश दिया और मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिलाया। डैड ये। आजाद ने डीआईजी साहब के हाथ की शर्ट पर लगे इनके नाम का बैच सीधा किया। डीआईजी सारम साहब मेरी बात नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? आजाद का लहजा मजाया था। मेरी बात करवाओ। डीआईजी आजाद मेरा बेटा है, जानते हो ना? चीफ मिनिस्टर सुल्तान राजपूत साहब की तरदीद से डीआईजी साहब का रंग बदल गया। जी सरकार, वह हड़बड़ा गए। तो क्या इससे बड़ा ओहदा चाहिए तुम्हें? फौरन उसकी बात मानो, बाकी सब ऑर्डर बाद में, पहले वो करो जो आजाद कह रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म सादर किया तो डीआईजी साहब के हाथ सुस्त पड़ गए। उन्हें नजर झुकाए मोबाइल वापस किया। आजाद कुछ एहलाकी से मुस्कुरा दिए। नकाब से चलती मेराब की आंखें चमक उठी। डीआईजी साहब अपना गुस्सा पीते हुए मुड़े और अपने एहलकारों को गुस्सा जाते हुए मुजाहिरीन को हटाने की हदायत दी। मेराब ने अफसोस कुन नजरों से रजियाताई और रुखसानताई को देखा जो थोड़ी देर कबल उसे जली कुटी बातें सुना रही थी और फिर आजाद अम्मा से मजीद तफसीलात सुनने लगा।